नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीराज अपने YouTube चैनल मुनी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के साथ आए हैं वो है सामाजिक समूह, जो कि समाजशास्त्र विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसकी चर्चा हम इस वीडियो के अंतर्गत आज करेंगे। सामाजिक समूह। तो अगर चैनल पर आप पहली बार हैं या पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन ईजिली पहुंच जाए, सबसे जल्दी पहुंच जाए। और अगर वीडियो अंत तक अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो समाजशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे इनकी विशेषताओं को लेकर हो या इसके विषय में विभिन्न विचारकों ने क्या क्या कहा है। तो विभिन्न तरीकों से क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाते हैं, चाहे पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके स्कोर को इम्प्रूव करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सामाजिक समूह। सामाजिक समूह जब हमारे दिमाग में आता है, हमारे मस्तिष्क में सामाजिक समूह आता है तो एक लोगों का एकत्रीकरण या लोगों का एक इकट्ठा होना, इकट्ठे लोग हमें दिखाई देते हैं। लेकिन क्या सभी तरह का एकत्रीकरण सामाजिक समूह है? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो सामाजिक समूह सभी प्रकार के एकत्रीकरण या लोगों का जमावड़ा या लोगों का इकट्ठा होना ही सामाजिक समूह नहीं कहलाता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक समूह होने के लिए कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, कुछ आवश्यक तत्वों की चर्चा की गई है जिसके बिना हम सामाजिक या लोगों के एकत्रीकरण को सामाजिक समूह नहीं कह सकते। तो सामान्य अर्थों में अगर हम देखें तो दो या दो से अधिक व्यक्ति समान लक्ष्यों या उद्देश्यों को साझा करते हुए परस्पर चेतनामय होकर संबंधों की स्थापना जब करते हैं तो उसे ही सामाजिक समूह कहा जाता है। तो पहली बात तो एक व्यक्ति सामाजिक समूह का तो निर्माण कर नहीं सकता, क्योंकि समूह शब्द है तो दो या दो से अधिक व्यक्ति अवश्य होने चाहिए। और सामाजिक समूह में सदस्य शामिल क्यों होंगे? क्योंकि व्यक्तियों की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं जिनके कारण व्यक्ति संगठित होते हैं या एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। तो जब एक कॉमन या सामान्य लक्ष्य होगा, सामान्य उद्देश्य होंगे, उनको ध्यान में रखते हुए परस्पर चेतनामय होकर एक दूसरे के अस्तित्व के प्रति चेतनामय होते हैं, एक दूसरे के प्रति चेतनामय होते हैं। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति दूसरी बात है सामान्य लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य का होना एक समूह के निर्माण के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब अगर लक्ष्य नहीं होंगे तो लोग जुड़ेंगे क्यों एक दूसरे से अंतःक्रिया करने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? जब लोग अपने स्वयं ही अपनी ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे तो लोगों को मिलने की आवश्यकता क्या है? तो सबसे पहली आवश्यकता है समान लक्ष्य या सामान्य उद्देश्यों का होना। समान लक्ष्य और परस्पर चेतनामय या परस्पर चेतनामय होकर। दूसरी है अंतःक्रिया।
अंतःक्रिया करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलते हैं और सामान्य लक्ष्य होने के कारण एक दूसरे के प्रति अस्तित्व के प्रति चेतनामय होते हैं, तब उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए या एक दूसरे के उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के प्रति चेतनामय होकर अंतःक्रिया करते हैं, तब जाकर सामाजिक समूह का निर्माण होता है। और एक लंबी अंतःक्रिया, ये नहीं कोई दो व्यक्ति मिले, एक ने रास्ता पूछा, दूसरे ने बता दिया, तो वहाँ पर सामाजिक समूह से नहीं कहेंगे, क्योंकि वो एक सडन क्रिया हुई, ना कि सामाजिक समूह के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि जब दो व्यक्ति मिलते हैं, किसी ने रास्ता पूछा कि कहाँ जाना है, तो आप कहेंगे कि इनमें तो अंतःक्रिया होगी, इसे सामाजिक समूह होना चाहिए। लेकिन अब दूसरी विशेषता इसका सामान्य लक्ष्य, क्या उनके सामान्य लक्ष्य हैं? नहीं है, तो यहीं पर वो फेल हो जाते हैं। तो हमें समूह होने के लिए विशेषताओं को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम सामाजिक समूह होने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या उनके आवश्यक तत्व हैं, आवश्यक तत्वों को सामाजिक समूह होने के लिए या सामाजिक समूह बनने के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, उनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें सामाजिक समूह की जो मूलभूत अवधारणा है वो समझ में आ जाएगी। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं, सामान्य लक्ष्य होते हैं और उन लक्ष्यों के कारण वह अंतःक्रिया करते हैं और चेतनामय होकर, और एक लंबी अंतःक्रिया होती है, तब जाकर सामाजिक समूह का निर्माण होता है। विभिन्न विचारकों ने सामाजिक समूह के बारे में क्या क्या अपने विचार रखे हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे कि विभिन्न विचारकों के क्या क्या मत हैं। तो पहले जो विचारक आते हैं जिन्होंने सामाजिक समूह के बारे में क्या कहा है, उसकी हम चर्चा करेंगे। मैकाइवर एंड पेज। कौन है? मैकाइवर व पेज। मैकाइवर एंड पेज की एक पुस्तक आती है, सोसाइटी। सोसाइटी आती है, जिसमें उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? जिसमें उन्होंने लिखा है कि मनुष्यों का कोई संकलन जो एक दूसरे से हम लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको एक बार दिखाई दे ताकि ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट इनका याद रहे आपको। मनुष्यों का कोई संकलन जो एक दूसरे से संबंध रखता है समूह कहलाता है। समूह कहलाता है। तो मैकाइवर एंड पेज ने किसको महत्वपूर्ण माना है? सामाजिक संबंधों को महत्वपूर्ण माना है। सामाजिक संबंध की कोई व्यक्तियों का संकलन या एकत्रीकरण जो कि सामाजिक संबंध रखते हुए इकट्ठा होता है, उसी को हम सामाजिक समूह कहते हैं। अगले विचारक हैं ऑकबर्न तथा निमकॉफ। इन्होंने क्या कहा है? इनकी पुस्तकें जरूर याद रखना, चाहे मैकाइवर एंड पेज की सोसाइटी हो या ऑकबर्न तथा निमकॉफ की ऑकबर्न व निमकॉफ। ऑकबर्न एंड निमकॉफ की एक पुस्तक आती है,
ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में इन्होंने कहा है कि जब कभी दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे से मिलते हैं और प्रभावित करते हैं तो यह कहा जाता है कि उन्होंने सामाजिक समूह का निर्माण किया है। तो इनकी परिभाषा से दो या दो से अधिक लोग, दो से अधिक लोग मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो मैकाइवर पेज या ने क्या कहा है कि संबंधों को महत्वपूर्ण माना है सामाजिक समूह होने के लिए, जबकि ऑगवन तथा निमकॉफ ने कहा है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलते हैं और वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का अर्थ है कि अंतःक्रिया करते हैं, अंतःक्रिया के फलस्वरूप वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तब वो सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। अगले जो विचारक हैं आपके, अगले विचारक कौन हैं? एंथोनी गिडेंस हैं, जिनकी चर्चा हम अब करेंगे। एंथोनी गिडेंस। एंथोनी गिडेंस। एंथोनी गिडेंस ने क्या कहा है? एंथोनी गिडेंस ने कहा है कि एक सामाजिक समूह साधारणतः व्यक्तियों की संख्या है जो एक दूसरे के साथ नियमित आधार पर अंतःक्रिया करती हैं। नियमित आधार पर अंतःक्रिया, नियमित आधार पर अंतःक्रिया, ठीक है। तो गिडेंस ने क्या कहा है कि एक सामाजिक समूह वो है व्यक्तियों की संख्या या व्यक्तियों का एकत्रीकरण जो नियमित आधार पर एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, उसे हम सामाजिक समूह कहेंगे। अगले विचारक आते हैं, एंथोनी गिडेंस हो गए, ओल्सन। ओल्सन ने क्या कहा है? ओल्सन ने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इनकी एक पुस्तक आती है, इन सब पुस्तकों को अवश्य ध्यान में रखिएगा, कभी पूछी जा सकती हैं। द प्रोसेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अपनी इस पुस्तक में ओल्सन ने, जिसका नाम है द प्रोसेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं कि सामाजिक समूह एक प्रकार का संगठन है जिसके सदस्य एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं और वैयक्तिक रूप से एक दूसरे से अपनी एक रूपता स्थापित करते हैं। तो इनकी परिभाषा से क्या निकलता है सामने? सामाजिक समूह एक प्रकार का संगठन है जिसके सदस्य एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं, एक दूसरे के प्रति जागरूक, एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं या फिर चेतनामय होते हैं, एक दूसरे के प्रति चेतनामय होते हैं और वैयक्तिक रूप से एक दूसरे से अपनी एकरूपता स्थापित करते हैं। वैयक्तिक रूप से एक दूसरे से अपनी एकरूपता स्थापित करते हैं। अब एकरूपता किसी भी अर्थ में हो सकती है, चाहे उनके एक जैसे उद्देश्य हों, एक जैसे लक्ष्य हों, एक जैसी स्थितियां हों, एक जैसी समस्याएं हों,
तो इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। तो ओल्सन ने समूह के लिए दो बातों को महत्वपूर्ण माना है कि एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं और किसी न किसी आधार पर व्यक्तिगत रूप से एक रूपता स्थापित करते हैं। अब एक रूपता में क्या आएगा? एक जैसी समस्याएं हो सकती हैं, एक जैसे लक्ष्य हो सकते हैं। तो इस आधार पर ओल्सन ने समूह को परिभाषित किया है। एक और विचारक हैं जिनकी चर्चा यहाँ करना बहुत आवश्यक है और कभी कभी विभिन्न एग्जाम्स में वो पूछे भी गए हैं। वो हैं एडवर्ड सापेर। एडवर्ड सापेर ने क्या कहा है? एडवर्ड सॉपिर कहते हैं कि समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित है कि कोई विशेष स्वार्थ उस समूह के सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रखता है। तो समूह बनने के लिए एडवर्ड सॉपिर ने स्वार्थों को बहुत महत्वपूर्ण माना है या बहुत ही वरीयता दी है। एडवर्ड सॉपिर ने स्वार्थों को बहुत महत्वपूर्ण माना है और कहा है कि समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित है कि कोई विशेष स्वार्थ उस समूह के सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रखता है। सभी विचारक लगभग एक ही बात करते हैं, लेकिन इनके शब्दों में अंतर आ जा रहा है। तो अगर इनके स्टेटमेंट को रखा जाए या पूछ लिया जाए किसी पेपर में, किसी एग्जाम में, तो जो परिभाषाओं के अंतर्गत जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनको जरूर ध्यान रखिएगा। शब्द महत्वपूर्ण हैं। अगर शब्द याद रहेंगे तो इनकी परिभाषा याद रहेगी और ये आपको पता चल जाएगा कि ये किसने परिभाषा दी है, क्योंकि सारी परिभाषाएं रटना किसी के बस की नहीं है। तो शब्दों को अवश्य पकड़िए। जैसे एडवर्ड सापेर ने स्वार्थों को बहुत महत्वपूर्ण माना है, तो अगर ये स्टेटमेंट आएगा तो उनके स्टेटमेंट में स्वार्थ जरूर लिखा होगा। तो आप समझ जाएंगे कि स्टेटमेंट एडवर्ड सापेर का है कि कुछ स्वार्थ होते हैं जो समूह के सदस्यों को आपस में बांधे रखते हैं। यह समूह बनने के लिए कुछ स्वार्थों का होना आवश्यक है। इसी क्रम में इन्होंने कहा है कि जब एक सा स्वार्थ एक स्वार्थ में बदल जाता है, एक सा स्वार्थ एक स्वार्थ में बदल जाता है, एक सा स्वार्थ या लाइक इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट में बदल जाता है। एक सा स्वार्थ मतलब विभिन्न व्यक्तियों का एक स्वार्थ होता है और जब वो संगठित होकर उस स्वार्थ की पूर्ति करते हैं तभी वो सामाजिक समूह का निर्माण होता है। एक और विचारक हैं गिलिन व गिलिन। ये सब बहुत महत्वपूर्ण विचारक हैं जो कभी भी पूछे जा सकते हैं। गिलिन ने समूह निर्माण के लिए अंतःक्रिया को बहुत महत्वपूर्ण माना है। किसको बहुत महत्वपूर्ण माना है? अंतःक्रिया को। गिलिन ने अंतःक्रिया को समूह के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण माना है। जैसे एडवर्ड सापेर स्वार्थों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, वैसे गिलिन अंतःक्रिया को बहुत महत्वपूर्ण माना है। तो अंतःक्रिया कैसे होगी? अंतःक्रिया के लिए इन्होंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया है या प्रयोग किया है, उत्तेजना, स्टिमुलेशन,
अनुक्रिया या रिस्पॉन्स। तो दो चीजों को, उत्तेजना और अनुक्रिया को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है अंतःक्रिया होने के लिए। क्योंकि जब उत्तेजना या आपने किसी से अंतःक्रिया करनी चाहिए, आपने कुछ किसी भी तरीके से संपर्क करना चाहे, या अपनी वाणी के थ्रू या फिर किसी सिंबल के थ्रू, और सामने से अगर कोई प्रत्युत्तर नहीं आता है, अनुक्रिया रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो वो अंतःक्रिया की श्रेणी में नहीं आएगा। तो अंतःक्रिया होने के लिए गिलिन और गिलिन ने उत्तेजना और अनुक्रिया को बहुत महत्वपूर्ण माना है। तो समूह के निर्माण के लिए अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं कौन? गिलिन व गिलिन। इसी क्रम में एक और विचारक आते हैं, हेनरी एम जॉनसन, एच एम जॉनसन। एच एम जॉनसन, इन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो इन्होंने समूह होने के लिए सामाजिक संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण वरीयता दी है। सामाजिक संबंध, सामाजिक संबंध होना आवश्यक है। अगर कोई समूह के एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में सामाजिक संबंध को इन्होंने माना है कि अगर किसी एकत्रीकरण को सामाजिक समूह होना है तो उनमें सामाजिक संबंध का होना आवश्यक है। एक और इसमें है कि सामाजिक समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने माना है? तो भी एच एम जॉनसन होगा। समाजशास्त्र, इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो एच एम जॉनसन ने सामाजिक समूह को इतनी वरीयता दी है अपने अध्ययनों में कि इसे कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला ही विज्ञान है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है विभिन्न एग्जामों में, विभिन्न परीक्षाओं में कि ये स्टेटमेंट किसका है। ये हमने जब समाजशास्त्र की विषय वस्तु निर्धारण का लेक्चर ले रहे थे उसमें इसकी चर्चा हमने की थी कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इससे कौन कौन से विचारक जुड़े हुए हैं, तब हमने एच एम जॉनसन की चर्चा वहाँ पर की थी। आज सामाजिक समूह चूँकि ये चल रहा है तो इनकी चर्चा होना आवश्यक है। तो एच एम जॉनसन ने समूह होने के लिए सामाजिक संबंधों को महत्वपूर्ण माना है और कहा है समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का ही अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और उन्होंने कहा है कि सभी प्रकार के संबंध जो है आवश्यक नहीं है। समूह के लिए संबंध का होना आवश्यक तो है, लेकिन सभी प्रकार के संबंधों से समूह का निर्माण नहीं होता है। अब किस प्रकार के सामाजिक संबंधों से समूह का निर्माण होता है? तो उन्होंने कहा है कि जब समूह के सदस्यों के बीच सहयोग की भावना होती है, सहयोग की भावना, सहयोग की भावना होती है तथा एक समूह के सदस्य होने की भावना होती है। समूह का सदस्य होने की भावना, होती है और हम की भावना, ठीक है। तो इन चीज़ों को एच एम जॉनसन ने समूह के लिए महत्वपूर्ण माना है या
समूह होने के लिए मुख्य तत्वों में इनको गिना है कि सहयोग की भावना होनी चाहिए सदस्यों में, तभी तो कॉमन लक्ष्यों को या सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। और समूह का सदस्य होने की भावना होनी चाहिए। जो समूह का सदस्य है उसके मन में भी होना चाहिए कि हम इस समूह के सदस्य हैं, और जो शेष समूह के सदस्य हैं वो भी ये जानते हों या इस स्तर तक चेतनामय हो कि ये व्यक्ति हमारे समूह का सदस्य है, और हम की भावना होनी चाहिए। हम की भावना, वी फीलिंग। तो इन तत्वों को एच.एम. जॉनसन ने समूह के लिए महत्वपूर्ण माना है। अगली चर्चा समूह के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, समूह के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं उनकी हम चर्चा कर लेंगे। विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या कहा, तो ये मान के चलिए कि सभी ने इन्हीं तत्वों के अंतर्गत कुछ ना कुछ कहा या इन्हीं तत्वों के बारे में ही घुमा फिराकर वही बात कही है। तो एक विचारक हैं मर्टन, आर.के. मर्टन। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछी जाती है और अक्सर पूछ ही ली जाती है, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर मर्टन की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें उन्होंने समूह के 26 लक्षणों की चर्चा की है या समूह के 26 तत्वों की चर्चा की है, जिनमें ये 5 बहुत प्रमुख हैं। तो सबसे पहला है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। समूह बनने के लिए क्या है, 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। जब कई व्यक्ति मिलते हैं, आप जानते हैं, और इनमें सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है और एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं, तभी जाकर एक सामाजिक समूह का निर्माण होता है। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। 2 से कम व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं करते हैं। दूसरा है अंतःक्रिया। समूह के सदस्यों के मध्य एक लंबी अंतःक्रिया होना आवश्यक है, और अंतःक्रिया एक दूसरे के प्रति चेतनामय रहते हुए, एक दूसरे के अस्तित्व के प्रति चेतनामय रहते हुए अंतःक्रिया सदस्यों में होती है, तब जाकर वो समूह का निर्माण होता है। अगला है हम की भावना। उनमें हम की भावना होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति कुछ और सोच रहा है, दूसरा कुछ और सोच रहा है, या एक दूसरे के हितों के प्रति वो जागरूक नहीं है, या एक दूसरे के हित और अहित का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो हम की भावना उनमें होनी चाहिए। एक है सामान्य हित। कॉमन इंटरेस्ट नहीं होगा तो समूह का निर्माण कैसे होगा, क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट ही होता है जो समूह के सदस्यों को एक साथ लाता है या एक साथ होने पर मजबूर करता है। कॉमन इंटरेस्ट। आप जानते हैं कि मनुष्य के अस्तित्व के साथ ही या मनुष्य के सामूहिकरण की प्रारंभिक अवस्था एकत्रीकरण से ही प्रारंभ हुई, क्योंकि मनुष्य जब एक साथ रहना प्रारंभ किया तो उसमें कॉमन इंटरेस्ट जो सामान्य हित था वो था सुरक्षा का मुद्दा। सबको सुरक्षा चाहिए थी, इसीलिए एक साथ रहना प्रारंभ किए। तो सामान्य हित एक बहुत ही आवश्यक तत्व है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, अंतःक्रिया, सामान्य हित और संरचना की अवधारणा होना आवश्यक है, या संरचना, समूह की संरचना होना आवश्यक है। तो ये जो तत्व हैं ये मर्टन ने बताए हैं समूह के आवश्यक तत्वों के रूप में या
समूह के लक्षण बताए हैं। लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स आप इनको कह सकते हैं कि समूह के क्या हैं, ये लक्षण हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो जिनकी चर्चा मार्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थियरी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन में की है। अगला है, अब हम बात करेंगे कि समूह कितने प्रकार के होते हैं या इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। यहाँ पर हम कुछ विचारकों को लेंगे जिन्होंने समूह के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया है। तो पहले आते हैं चार्ल्स कूले। चार्ल्स कूले ने समूहों को दो भागों में बांटा है या दो प्रकार के समूहों की चर्चा की है। प्राथमिक समूह व द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह की चर्चा की है। तो जब भी एग्जाम में आता है तो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों समूह साथ में ही पूछे जाते हैं कि इनकी चर्चा किसने की है। इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। कुछ विशेष प्रकार के समूह हैं, जैसे अर्ध समूह, अर्ध प्राथमिक समूह, संदर्भ समूह, हित समूह, दबाव समूह आदि प्रकार के बहुत सारे ऐसे समूह हैं जिनकी चर्चा हम जब हम प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की अलग से वीडियो बनाएंगे फिर हम उसी में उनकी भी चर्चा कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर हम ये जानते हैं सिर्फ कि चार्ल्स कूले ने समूह के कितने प्रकारों की चर्चा की है। तो प्राथमिक और द्वितीयक समूह, मुख्यतः प्राथमिक समूह की चर्चा की है, लेकिन प्राथमिक के साथ द्वितीयक को भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चार्ल्स कूले ने प्राथमिक और द्वितीयक समूह की चर्चा किसने की है। तो चार्ल्स कूले हो जाएगा। तो चार्ल्स कूले का आधार क्या है इसके वर्गीकरण का? तो सीधा सा अर्थ है कि घनिष्ठता के आधार पर चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह व द्वितीयक समूह की चर्चा की है। प्राथमिक समूह की श्रेणी में उन समूहों को रखा है जिसमें व्यक्ति प्रथमतया संपर्क में आता है या जो मानव व्यक्तित्व का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या सबसे पहले व्यक्तित्व का निर्माण प्राथमिक समूहों के अंतर्गत ही आता है। चार्ल्स कूले ने परिवार, पड़ोस व मित्र मंडली, को प्राथमिक समूह की श्रेणी में रखा है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कि परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली को प्राथमिक समूह में किसने रखा है। तो चार्ल्स कूले ने रखा है। और द्वितीयक समूह की चर्चा उन्होंने की है कि प्राथमिक समूह के इतर जितने भी व्यक्ति समूहों में सहभागिता करता है या जितने भी समूहों का सदस्य बनता है वो सब द्वितीयक समूह है। चाहे विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य न जाने कितने समूहों का सदस्य बनता है, वो सब द्वितीयक समूह है। तो हम जब प्राथमिक और द्वितीयक की विस्तृत चर्चा के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे तब हम इसकी एक लंबी चर्चा प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की करेंगे। अगले जो विचारक हैं वो हैं जॉर्ज सिमेल ने संख्या के आधार पर या समूह के आकार के आधार पर
प्रकार के समूहों की चर्चा की है, एकल, द्वैत और त्रैत, या एक, संख्या 2 और 3। ये होता है 1%। ये पहले विचारक हैं जिन्होंने 1% को भी समूह की श्रेणी में रखा है, और 2% ग्रुप भी कह सकते हैं, और 3% ग्रुप भी। एकल, द्वैत और त्रैत में किसने बांटा है? जॉर्ज सिमेल ने। कि एकल की जब बात करते हैं तो एक व्यक्ति आता है, द्वैत की बात करते हैं तो 2 व्यक्ति आते हैं, त्रैत की बात करते हैं 3 व्यक्ति आते हैं। तो जॉर्ज सिमेल ने समूह के आकार के आधार पर या समूह में शामिल होने वाले सदस्यों के आधार पर 3 प्रकार के समूहों की चर्चा की है। अगले जो विचारक हैं वो आते हैं मिलर। मिलर ने 2 प्रकार के समूहों की चर्चा की है। एक है उदग्र समूह और क्षैतिज समूह। उदग्र समूह वह समूह जिनका निर्माण ऊंच नीच की भावना के आधार पर होता है, जिनमें उच्चता और निम्नता का आभास होता है या उच्चता निम्नता पाई जाती है। तो इन समूहों में आएंगे जाति व वर्ग व्यवस्था। जाति व एक जातीय समूह या वर्गीय समूह, ये दोनों उदग्र समूह के उदाहरण हैं। क्षैतिज समूह वह समूह जिनमें सामाजिक दूरी की जगह सामाजिक समानता के आधार पर संबंधों का निर्माण होता है। सामाजिक समानता के आधार पर संबंधों का निर्माण होता है, जैसे शिक्षक समूह, लेखक समूह, ठीक है, और विभिन्न व्यवसायियों के समूह। ये सब क्या है? ये सब क्षैतिज समूह हैं। ये ध्यान रखना है कि मिलर ने कितने प्रकार के समूहों की चर्चा की है, उदग्र और क्षैतिज की बात की है। अब आते हैं गिडिंग्स ने कितने प्रकार के समूहों की चर्चा की है? गिडिंग्स ने 4 प्रकार के समूहों की चर्चा की है। इनमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किसने कितने समूहों की और कितने प्रकारों की चर्चा की है। एक है जननिक समूह, या जेनेटिक समूह, दूसरा था इकट्ठे समूह, वियोजक समूह, और ये आता है सम्मिश्रित समूह। इन समूहों की चर्चा किसने की है? गिडिंग्स ने की है। गिडिंग्स ने जननिक समूह, इकट्ठे समूह व वियोजक और सम्मिश्रित समूह की चर्चा की है। तो इकट्ठे समूह में कोई समिति है, वो भी आ जाएगी। जननिक समूह में परिवार, ये सब आ जाएंगे। तो इन चारों समूहों की चर्चा गिडिंग्स ने की है। अगले जो विचारक हैं
बोगार्डस हैं, बोगार्डस। बोगार्डस ने दो प्रकार के समूहों की बात की है, दो प्रकार के समूह बताए हैं। एक है औपचारिक समूह, औपचारिक समूह, और दूसरा है अनौपचारिक समूह। औपचारिक व अनौपचारिक समूहों की चर्चा किसने की है? बोगार्डस, बोगार्डस ने की है। तो इनके औपचारिक समूह के अंतर्गत किसको रख सकते हैं? किसी समिति को रख सकते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रख सकते हैं। अनौपचारिक समूह में परिवार को रख सकते हैं। ठीक है, तो औपचारिक व अनौपचारिक समूहों की चर्चा बोगार्डस ने की है, ये महत्वपूर्ण है। आर.के. मर्टन ने आर.के. मर्टन ने दो प्रकार के समूहों की चर्चा की है इन्होंने, या दो समूहों की बात की है। सदस्यता समूह, सदस्यता समूह व गैर सदस्यता समूह। गैर सदस्यता समूह। तो इनके शब्दों से ये आपको पता चल रहा है कि सदस्यता समूह क्या है, जिसका हम सदस्य होते हैं या उस समय हैं। तो जिनके हम सदस्य होते हैं उनको सदस्यता समूह के अंतर्गत रखते हैं। जैसे किसी न किसी परिवार के सदस्य होंगे, किसी न किसी धर्म के सदस्य होंगे, किसी न किसी गांव के सदस्य होंगे, या किसी न किसी जाति के सदस्य होंगे। तो ये सब क्या है? सदस्यता समूह के उदाहरण हैं। और वह सारे समूह जिनके हम सदस्य नहीं हैं, वह सब गैर सदस्यता समूह में आ जाएंगे। इन प्रकारों की चर्चा इन्होंने किस पुस्तक में की है? सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। पहले ही बता चुके हैं, लेकिन दूसरी बार बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये मर्टन की पुस्तक है। तो अगले विचारक हैं एल.एफ. वॉर्ड। एल.एफ. वॉर्ड ने दो प्रकार के समूहों की बात की है। पहला है स्वैच्छिक समूह, स्वैच्छिक समूह व अनैच्छिक समूह। स्वैच्छिक समूह है जिनका हम अपनी स्वेच्छा से सदस्य बनते हैं और स्वेच्छा से छोड़ भी देते हैं। यह हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम उस समूह का सदस्य बने या ना बने। जबकि अनैच्छिक समूह जैसे परिवार है, यह एक अनैच्छिक समूह है जिसका आप सदस्य होना आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है, या उस समूह का सदस्य कब तक बने रहेंगे आप, ये आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करेगा। एक और विचारक आते हैं, महत्वपूर्ण हैं, और उनके प्रकारों को कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो उनको जानना आवश्यक है। जो इनमें नाम नहीं दिया गया है, समनर, समनर ने दो प्रकार के समूहों की बात की है, अंतः समूह व बाह्य समूह। अंतः समूह व बाह्य समूह, इन दो प्रकारों की चर्चा किसने की है?
समनर महोदय, समनर एवं कैलर। अगर ए भी आ जाए, अकेले समनर को भी पूछा जा सकता है या समनर के साथ कैलर को भी पूछा जा सकता है। तो इन्होंने कितने समूह की चर्चा की? अंतः समूह और बाह्य समूह। अंतः समूह वो है जिनके हम सदस्य होते हैं, जिनके प्रति हम घनिष्ठ रूप से जुड़ाव रखते हैं और जिनके मध्य एक सहयोग की भावना या सहानुभूति पाई जाती है, हम की भावना पाई जाती है, एक दूसरे के सुख दुख में सहायक होते हैं, उनको हम अंतः समूह में रखते हैं या उनको हम अंतः समूह कहते हैं, जिनके हम सदस्य होते हैं। और बाह्य समूह वह समूह है जिनके हम सदस्य नहीं होते हैं या कोई आवश्यकता पड़ने पर ही हम उस समूह से संपर्क रखते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हम जिसका सदस्य हैं वो अंतः समूह है, जिनसे हम घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, और जिनके हम सदस्य नहीं हैं वो सब बाह्य समूह हैं या वह बाह्य समूह। तो जहाँ अंतः समूह में हम की भावना पाई जाती है, अंतः समूह में हम की भावना, और बाह्य समूह में वह की भावना। तो समनर ने अंतः समूह व बाह्य समूह जैसे दो समूहों की चर्चा की है। तो हमने विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार समूहों का वर्गीकरण किया है उसकी हमने चर्चा कर ली है, या एक दो और विचारक हैं उनकी भी हम, कुछ और विचारक हैं जिनकी चर्चा करना आवश्यक है, जिनमें आते हैं मैकाइवर एंड पेज, इन्होंने कितने प्रकार के समूहों की चर्चा की है? इन्होंने 3 प्रकार के समूहों की चर्चा की है। एक की चर्चा की है क्षेत्रीय समूह, दूसरा है बिना निश्चित संगठन के हितों के प्रति जागरूक समूह, इनका कोई संगठन नहीं होता है और बिना निश्चित संगठन के हितों के प्रति जागरूक समूह। जैसे भीड़ का कोई संगठन या कोई संरचना नहीं होता, लेकिन एक हित रहता है तो उसके प्रति जागरूक रहते हैं, जैसे भीड़। तीसरा प्रकार निश्चित संगठन के साथ हितों के प्रति जागरूक होना, हितों के प्रति जागरूक होना। तो जहाँ भीड़ में निश्चित संगठन नहीं है, और इस प्रकार में आपको निश्चित संगठन देखने को मिलता है, जैसे राजनीतिक पार्टी, अस्पताल, ये सब क्या है? एक निश्चित संगठन के साथ हितों के प्रति जागरूक समूह है। तो मैकाइवर एंड पेज ने 3 प्रकार के समूहों की चर्चा, क्षेत्रीय समूह जैसे गांव या जनजाति, इनको रखा है। तो क्षेत्रीय समूह बिना निश्चित संगठन के हितों के प्रति जागरूक समूह भीड़, या निश्चित संगठन के साथ हितों के प्रति जागरूक समूह राजनीतिक पार्टी या अस्पताल।
तो ये एक और विचारक रह गए हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, उनकी चर्चा करना आवश्यक है। वह हैं बेयरस्टेड। बेयरस्टेड की एक पुस्तक आती है सोशल ऑर्डर। द सोशल ऑर्डर। इसमें उन्होंने 4 प्रकार के सामाजिक समूहों की चर्चा की है। एक है सांख्यिकी समूह, दूसरा है समाजीय समूह, तीसरा है सामाजिक समूह, और चौथा है साहचर्यात्मक समूह। साहचर्यात्मक समूह। तो इन 4 समूहों की चर्चा बेयरस्टेड ने की है। सांख्यिकी समूह के किसी नंबर के आधार पर एक समूह का निर्माण करते हैं, जैसे आयु समूह, इतने से इतने साल तक एक समूह का निर्माण करते हैं। एक आ जाता है समाजीय समूह, भाषा के आधार पर। सामाजिक समूह में क्या आता है, आपने देखा कि सांख्यिकीय समूह में जैसे आयु समूह, लिंग समूह आदि आते हैं, जबकि सामाजिक समूह में एकता की भावना के आधार पर एक समूह का निर्माण करते हैं, या समता की भावना, समता की भावना के आधार पर सामाजीय या सोसाइटल ग्रुप का निर्माण होता है। और अगला है सामाजिक समूह या सोशल ग्रुप। तो सामाजिक समूह में समता की चेतना होती है, समता की चेतना व अंतःक्रिया। समता की चेतना व अंतःक्रिया का होना आवश्यक है सामाजिक समूह के। और अगला आता है साहचर्यात्मक समूह। इसका निर्माण सदस्यों द्वारा जानबूझकर किया जाता है। साहचर्यात्मक समूह या कोई हित होता है जिसको ध्यान में रखते हुए कुछ सदस्य आकर समूह का निर्माण करते हैं, जैसे मजदूर संघ हुआ, राजनीतिक दल आदि। तो बेयरस्टेड ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्डर में 4 प्रकार के सामाजिक समूहों की चर्चा की है, सांख्यिकीय, समाजीय, सामाजिक और साहचर्यात्मक। ये आपको ध्यान रखना है। एक और विचारक हैं जिनके वर्गीकरण को देखना आवश्यक है, वह है सोरोकिन। हम कोशिश करेंगे कि अगर सामाजिक समूह से क्वेश्चन आए तो आपका ना छूटे। सोरोकिन ने कितने प्रकार के समूहों की बात की है? सोरोकिन ने 2 प्रकार के समूहों की बात की है। एक है एकल बंधन समूह, एकल बंधन समूह, या एक कार्यात्मक समूह, एक कार्यात्मक समूह।
दूसरे समूह की चर्चा जिसकी की है वो है बहुबंधन समूह। बहुबंधन समूह, बहुबंधन समूह। तो एकल बंधन समूह वो समूह जिसमें सदस्य आपस में एक ही आधार पर जुड़े होते हैं। कोई एक आधार होता है जिसके कारण व्यक्ति एक समूह का या एक बृहद समूह का निर्माण करते हैं। जैसे प्रजाति, लिंग, प्रजाति हुआ, लिंग हुआ, आयु हुई। तो इस प्रकार जो व्यक्ति एकत्रित होते हैं या संगठित होते हैं उनको एकल बंधन समूह या एक आधार पर जुड़े हुए समूह की बात की जाती है या एक आधार पर जुड़े हुए समूह कहा जाता है। अगला आता है बहुबंधन समूह, जब समूह के लोग एक से अधिक बंधनों से बंधे होते हैं। एक से अधिक बंधन, तो इसमें परिवार आ जाता है, जाति आ जाती है और वर्ग। इन सबको डिटेल में समझाएंगे तो 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, बहुत फिर लेंथी चला जाएगा। इसलिए इनके बस प्रकारों को ध्यान में रखना आवश्यक है कि सोरकिन ने कितने प्रकार में और कौन से प्रकारों में विभाजित किया है, या जितने भी विचारकों की चर्चा की है अभी तक उन्होंने कितने प्रकारों की चर्चा की है और वो प्रकार कौन से हैं। क्वेश्चन में सिर्फ यही आता है। तो हमने देखा कि सामाजिक समूह किसे कहते हैं, सामाजिक समूह पर विभिन्न विद्वानों के मत क्या हैं, या सामाजिक समूह को किस प्रकार परिभाषित किया है, सामाजिक समूह के आवश्यक तत्व या कुछ विशेष लक्षण जो मर्टन ने बताए हैं वो क्या हैं, और विभिन्न विद्वानों ने समूह का वर्गीकरण किस प्रकार किया है, या विभिन्न विद्वानों ने समूह को अपने अकॉर्डिंग या अपने अनुसार कितने प्रकारों में बांटा है। यहाँ तक वीडियो हो गई, और अगले सामाजिक समूह के जो दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह की, और जितने भी अलग से छोटे छोटी अवधारणाएं हैं या छोटे छोटे समूह के कॉन्सेप्ट हैं उनकी बात करेंगे। जैसे अर्ध समूह है, अर्ध प्राथमिक समूह है, संदर्भ समूह है, हित समूह है, दबाव समूह है। तो इन सब की चर्चा हम एक साथ कर लेंगे। प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह तथा ये सारे जितने बचे हुए समूह की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आवश्यक रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।